तो जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 30 सितंबर का करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। तो सभी मेरे साथ जुड़े रहें और हम बढ़िया अच्छे बिंदास तरीके से पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पे कि 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आईफा कार्यक्रम होता है, ये फिल्म फेस्टिवल होता है। तो ये आईफा अवार्ड का आयोजन 25वां जो आईफा अवार्ड हो रहा है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर या कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, जयपुर या कोलकाता। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, जयपुर है। जयपुर में 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। आप समझते हैं जब भी किसी कार्यक्रम का 25वां वर्ष पूरे होते हैं तो उसे हम रजत जयंती कहते हैं, और जब 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसे हम स्वर्ण जयंती कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आईफा अवार्ड अपना 25वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार समारोह 7 मार्च से 9 मार्च 2025 तक कहां पर आयोजित किया जाएगा, जयपुर में। रजत जयंती समारोह के लिए, अब रजत जयंती मतलब क्योंकि ये 25 वर्ष पूरे कर चुका है, के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। समारोह में डिजिटल मनोरंजन, फिल्मों और ओटीटी सामग्री, और ओटीटी सामग्री मतलब क्या होती है, देखिए ऐसा कोई कंटेंट, ऐसी कोई मनोरंजन के सामान जैसे जो पारंपरिक जैसे टीवी होती है या फिर केबल से या डिस्क से ना आकर सीधा आपके पास भेजी जाती है, जैसे मोबाइल के जरिए या आजकल जो हमारी वेब सीरीज वगैरह आ गई हैं। मतलब ये क्या है, सीधे ही आती हैं, आप सीधे ही उपभोक्ता तक जो कंटेंट पहुंचाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ओटीटी में उपलब्ध मान्यता देते हुए आईफा डिजिटल पुरस्कार भी पेश किए जाएंगे इस बार से। तो ये 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिन्हें हम आईफा अवार्ड कहते हैं, वो कब से कब तक, 7 मार्च से 9 मार्च तक 2025 में जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए क्या, हाल में ही किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, मिस यूनिवर्स एक अच्छी बड़ी प्रतियोगिता है, मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। ये है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। ध्रुवी पटेल, रिया सिंघा या मानुषी चिल्लर या हरनाज संधू। आपको यदि पता है तो आप कमेंट करिए। ध्रुवी पटेल, रिया सिंघा, मानुषी चिल्लर, हरनाज संधू। तो सही आंसर इसका क्या है, रिया सिंघा। ये है हमारी रिया सिंघा, इन्होंने यह अवार्ड जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। यह एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। गुजरात की 19 वर्षीय रिया सिंघा ने जयपुर में मिस यूनिवर्स, जो कहां पर आयोजित किया गया था, जयपुर में, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 खिताब जीता है। रिया विश्व मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यानी दुनिया भर की जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी उसमें भारत की तरफ से अब कौन जाएंगी, रिया सिंघा जाएंगी, है ना। इस साल मैक्सिको में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये भी याद कर लेना कि इस वर्ष जो मिस यूनिवर्स, वर्ल्ड मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की जाएगी, मैक्सिको में। और भारत से कौन जाएंगी, रिया सिंघा। रिया सिंघा ने जयपुर में भारत की मिस यूनिवर्स का अवार्ड जो जीत लिया है, इसमें रिया भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत की आखिरी बार मिस यूनिवर्स खिताब साल 2021 में मिला था, जब हरनाज संधू इस प्रतियोगिता में जीती थी। आखिरी बार कौन जीती थी, हरनाज संधू 2021 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मेथेनॉल, है ना। मेथेनॉल आप जानते हैं मेथाइल अल्कोहल बनाना, जो एक प्रकार का ईंधन का काम करता है। तो ये इसका कारखाना कहाँ बन रहा है, पुणे, दिल्ली, मुंबई या सूरत में। एक प्रकार का ये ईंधन काम करता है, और ऐसा ईंधन होता है ये मेथेनॉल जिससे कि कार्बन उत्सर्जन मतलब प्रदूषण कम से कम होता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। देखिए तो इसका पहला जो है मेथेनॉल, भारत का पहला CO2 मेथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, पुणे में। यानी कहाँ प्रस्तावित है ये, सही इसका आंसर क्या हो जाता है, पुणे हो जाता है। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है।
और आप जानते हैं महाराष्ट्र के हमारे जो है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं, वो आजकल इस क्षेत्र में हरित क्रांति, जैसे हम हरित डीजल पेट्रोल या हरित एनर्जी, सॉरी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन से या सीएनजी से या पेट्रोल की कारें लेके आ रहे हैं, डीजल की कारें बंद कर रहे हैं। तो वो भारत इस ओर अब बहुत ध्यान दे रहा है, प्रदूषण न से कम हो। तो CO2 से मेथनॉल कैप्चर तकनीक की तुलना में कम विकसित यह कैप्चर की गई CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित कर देता है। मतलब समझ रहे हो, ये बड़ा कदम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या बनाया जा रहा है, से मेथनॉल तैयार किया जा रहा है। कैप्चर प्रक्रिया मतलब ये कैसे कैप्चर करेगा, तो CO2 को बिजली संयंत्रों जैसे औद्योगिक स्रोतों से या सीधे हवा से कैप्चर किया जाएगा। मतलब CO2 को कैसे कैप्चर किया जाएगा, या तो किसी फैक्ट्री कारखाने से लिया जाए, जो वहां से धुआं निकल रहा है और चिमनी वगैरह से वहां से कैप्चर किया जाएगा, या फिर सीधे वायुमंडल से कैप्चर कर लेंगे। और हाइड्रोजनीकरण कैप्चर की गई CO2 को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा करके क्या बनाया जाएगा, मेथनॉल। मतलब आप जानते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, कि हाइड्रोजन बहुत तेज जलती है और हाइड्रोजन का जो ऊष्मांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ऊष्मांक मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाओगे, 1 ग्राम दुनिया भर की चीजों को जलाओ, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है, हाइड्रोजन से मिलती है। इसलिए हाइड्रोजन जो है CO2 हाइड्रोजन को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, मेथनॉल बनाया जा रहा है। और ये मेथनॉल का एक काम आएगा, ईंधन काम आएगा। देखिए इसका क्या प्रभाव रहेगा पर्यावरण पर, तो CO2 से मेथनॉल हरित गैस उत्सर्जन को कम करता है। हरित गैस मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव करने वाली गैसों को कम करता है, और यह एक स्थायी ईंधन स्रोत प्रदान करता है। मतलब इससे हमें ईंधन मिलता है, फ्यूल मिलता है। ठीक है, तो याद रख लेना, भारत का पहला CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने का पायलट प्लांट कहाँ स्थापित है, पुणे महाराष्ट्र में। ओके, इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया ये। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जो हैं उनका जो ये कहाँ के थे, ये तुकाराम जी महाराष्ट्र के थे। तो आप बताइए, मोपला एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया। तो सही आंसर है क्या, पुणे एयरपोर्ट। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये संत भी कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। देखिए भाई, बहुत से प्लांटों के नाम बदले गए हैं। आप जरा देखिए, साथ में ये हमारे कुछ कोर्स हैं, जैसे कि ये जिनको वर्ग 3 का एग्ज़ाम देना है, वो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के यह कोर्स MPTET प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोर्स परचेस कर सकता है, मात्र 499 में है। और साथ ही ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ आपसे कि ये ऑनलाइन में ऑफलाइन के मजे, इसलिए इसकी थोड़ी सी प्राइस भी ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, हर चीज़ पूरे 1 साल तक। और बिल्कुल ऑफलाइन क्लास ही आपके लिए ऑनलाइन रहेगी। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। जो पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया, यह निर्णय भागवत धर्म में संत तुकाराम के योगदान को मान्यता देता है। मतलब उन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया था, और साथ ही वहाँ के स्थानीय ग्रामीण और वारकरी समुदाय जो है वो मतलब यात्रा करते थे, और उनकी इच्छाओं को दर्शाता। मतलब उस इलाके के आसपास बरकरी समुदाय के लोग रहते हैं, उन सबकी इच्छा थी कि तुकाराम जी के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रख दिया जाए, क्योंकि उनका जो जन्म स्थान है एयरपोर्ट के पास ही एक लोह गांव है, जहां पर उनका जन्म हुआ था, किसका, संत तुकाराम का। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पाकिस्तान की ISI का महानिदेशक किसे बनाया गया। ये जैसे भारत की रॉ है, एक गुप्तचर एजेंसी है, ठीक है, ऐसी पाकिस्तान की ISI है ना, जैसे कि FBI। तो ये ISI एक गुप्तचर एजेंसी है, और इसके अभी महानिदेशक किसे बनाया गया, ये कहाँ की एजेंसी है, पाकिस्तान की। ठीक है भैया, आसिफ अली जरदारी, मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद पेजिशकियान या असीम मलिक। तो आप इसका आंसर बताइए। ये इनका फोटो है, आप देख के भी पहचान सकते हैं। तो कौन बनाए गए हैं, तो सही इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक। किसको बनाया गया है, असीम मलिक। ये कौन है, असीम मलिक। इन सही आंसर क्या है इनका, असीम मलिक। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो असीम मलिक को क्या बनाया गया है, पाकिस्तान की ISI का नया महानिदेशक बनाया गया। ISI क्या है, पाकिस्तान की एक गुप्तचर एजेंसी है, जो दुनिया भर के देशों में अपने एजेंट्सों को रखती है। भारत में बहुत ज्यादा आतंकवादी हमलों के पीछे इनके इसका रोल रहता है। भारत में वर्तमान रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय में
एडजुटेंट जनरल के रूप में कार्यरत थे। वह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जगह लेंगे, इनसे पहले नदीम अंजुम थे। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा पारंपरिक रूप से सेना प्रमुख के परामर्श से की जाती है, जो पाकिस्तान में सैन्य और खुफिया नेतृत्व के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। यानी कहीं ना कहीं सेना के जो सेना का अध्यक्ष होता है ना, उसी की सलाह पर प्रधानमंत्री करता है। मतलब ये है कि सेना अध्यक्ष अपनी मर्जी के व्यक्ति को बनवाता है। तो समझ रहे हो कि सेना और आईएसआई आपस में मिली रहती है, और ये आईएसआई भारत में बहुत सारे फैलाने करवाती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई? किस अभिनेता को, एक्टर को, क्या कह रहे हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय फिल्म स्टार की रूप में मान्यता दी गई है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा? तो ये एक बड़ी बात है। किसके लिए? चिरंजीवी दक्षिण के एक्टर हैं, शाहरुख खान, ऋषभ शेट्टी या अमिताभ बच्चन। तो आप बताएं ये किसको दी गई है? तो सही इसका आंसर क्या है? ये बीच में कौन खड़े हैं जानते हैं आपने? ये हैं हमारे चिरंजीवी। चिरंजीवी दक्षिण के एक्टर हैं, बड़े कमाल के एक्टर हैं, मुझे बहुत पसंद है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने 40 वर्ष के कैरियर में, 40 वर्ष हो गया उन्हें फिल्मों में काम करते करते, 337 से अधिक गानों में अभिनय किया और लगभग 24,000 से अधिक डांस मूव्स किए हैं। यह पुरस्कार 22 सितंबर को आमिर खान द्वारा प्रदान किया गया, जो 1978 में चिरंजीवी की फिल्मी शुरुआत की सालगिरह के अवसर पर था। तो चिरंजीवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय सिनेमा का सबसे लोकप्रिय एक्टर की खिताब दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चुप, दो ये व्यक्तियों के नाम है, क्या नाम है? ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चुप को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी स्पेस में सबसे लंबे समय तक रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। किस देश के हैं दो व्यक्ति? ओलेगो कोनोनेको और निकोलाई चुप, जो सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले व्यक्ति हो गए अब ये। तो ये दोनों कहाँ के हैं पूछा है? अमेरिका के, चीन के, रूस के या भारत के? तो ये तो भारत तो हटा ही दो, अपने तो इतना, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। हालांकि अमेरिका, चीन, रूस, तो चीन को भी हटा सकते हैं आप। सही आंसर से क्या है? रूस है। क्या है? रूस। पहले अमेरिका के व्यक्तियों के नाम था ये, अब रूस ने कर दिया है। तो ये रूसी यात्री हैं, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चुब ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मतलब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो पे लगभग 374 दिन तक रहकर सबसे लंबे समय तक रहने का नया रिकॉर्ड बनाया भैया। इन्होंने अंतरिक्ष यात्री सर्गेई प्रोकोयेव और दिमित्री पेटलिन और नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रांसिस्को रूबियो द्वारा बनाए गए 370 दिन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अब ये रह गए हैं 374 दिन, और पिछला रिकॉर्ड था 370 दिन का। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं अगले प्रश्न, रूस की बात कर लेते हैं, क्योंकि रूस के यात्री थे, रूस का नाम आया है। तो देखिए रूस, आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा देश है रूस, और एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है रूस क्षेत्रफल के मामले में। इसकी राजधानी मॉस्को है और इसकी मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं इन्हें ही देख रहा हूं, यही पढ़ते चले आ रहा हूं। और सैन्य अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच में ये सैन्य अभ्यास हमने किया है, इंद्रा और इबिया इंद्र। भारत के साथ समझौते हुए हैं S-400 AK 203, ये क्या राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स। ये हम रूस से इंडिया की सेना ले रही है। और रूस के कुछ करंट अफेयर्स देख लें तो रूस में से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स जो इंपोर्टेंट हैं, जैसे हाल में ही नाटो देश ने, नाटो जानते हैं आप, नॉर्थ अटलांटिक देशों का एक संगठन है, इसमें अमेरिका बॉस है, और नाटो के कारण ही रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी और अभी तक चल रही है, क्योंकि नाटो में बॉस कौन है? अमेरिका और यूरोप के देश, और नाटो में शामिल हो रहा है यूक्रेन। यूक्रेन कौन है? यूक्रेन है रूस का बेटा। कैसे? क्योंकि रूस से ही तो निकला यूक्रेन, और ये यूक्रेन मिलके अपना बेटा जब अपने दुश्मन की गोदी में बैठेगा तो बाप को गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो ऐसी बात है कि यूक्रेन चाह रहा है नाटो में शामिल होना, और रूस ने मना किया, यूक्रेन नहीं माना, तो रूस ने हमला कर दिया, और ये लगातार अभी तक युद्ध चल रहा है।
नाटो देश ने रूस के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान और नई वायु रक्षा प्रणाली दी है। F-16 अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है F-16, और F-16 अमेरिका ने पाकिस्तान को भी दिए हुए F-16, है ना। तो ये नाटो देश किसको दे रहे हैं? यूक्रेन को दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस की चल रही है लड़ाई। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी को LAC के लिए रूसी कामाज टाइफून वाहन मिलेगा, यानी कामाज टाइफून वाहन देने वाली है रूस, जिसे हम अपने आईटीबीपी भारत और चीन की सीमा पर जो पैरामिलिट्री फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं? आईटीबीपी कहते हैं। INS टावर ने रूसी नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास संचालित किया है। रूसी तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस तालिबान को, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था, जिसने अब पूरे के पूरे अफगानिस्तान देश पे कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है, जिसे ना अमेरिका हरा पाया ना रूस हरा पाया, अब उस तालिबान को आतंकवादी संगठन से बाहर किया जा रहा है। कौन कर रहा है? रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना भारत रत्न, ऐसे ही जो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल, दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया जा रहा है। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को लगभग बहुत सारे देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए इसकी, और ना बना पाएंगे तो मैं एक अगले बार जब करंट अफेयर्स लेके आऊंगा तो एक पूरी सूची बना के आपको दे दूंगा, जो आपको भविष्य में काम आएगी। ठीक है। हाल में ही दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया टीम ए, इंडिया टीम बी, इंडिया टीम सी या इंडिया टीम डी? दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है भैया? आप लोग बताएंगे। देखिए, दिलीप ट्रॉफी में किसने किसको हराया या किसने जीता, यहाँ पर प्रश्न ये है। तो इसका सही आंसर क्या है? टीम ए ने जीता है। इंडिया ए, इंडिया की ही टीम बनाते हैं ABCD। आखिरी मुकाबले में इंडिया सी को हराया, इंडिया ए जीता है, इंडिया सी को हराया है। 132 रनों से दिलीप ट्रॉफी हराकर 2024 खिताब इंडिया ए ने जीत लिया। ध्यान रख लें, प्रश्न यही बन जाता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध काय से है? तो भैया काय से है? क्रिकेट से। काय से है? क्रिकेट से। और टीम ए ने जीत लिया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, KBS मणियन किस बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और CEO बने हैं? CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन? KBS मणियन। ये है KBS मणियन। फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक या पंजाब नेशनल बैंक? तो आप इसका आंसर बताएं क्या है सही। इसका आंसर क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक। ये कोटक महिंद्रा बैंक के CEO बन गए KBS मणियन। तो KBS मणियन की नियुक्ति 23 सितंबर 2024 को प्रभावी हुई है। यह कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में 2.5 दशक से अधिक समय तक काम करने के बाद फेडरल बैंक में शामिल हुए हैं। अच्छा सॉरी, फेडरल बैंक के बन गए। फेडरल बैंक के, कोटक बैंक पहले ये फेडरल कोटक महिंद्रा बैंक में थे, अब क्या के बन गए? फेडरल बैंक के CEO बन गए, है ना। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा केरल में है। उसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी फेडरल बैंक की। ठीक है। और एक और ये नया, अब ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। हाल में ही दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? तो आप इनको जानते हैं, आतिशी मारलेना। कौन है? आतिशी मारलेना। भैया आतिशी मारलेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। उन पे शराब घोटाला का स्कैम चल रहा है, जिन्होंने कहा कि जब तक मैं अपने आप को सही और ईमानदार साबित नहीं कर देता तब तक मैं मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहूंगा। हालांकि आप और हम जानते हैं अंतरात्मा से कि ये सिर्फ हमको दिखाने के ढोल हैं, बजेंगे तो केजरीवाल जी के द्वारा ही, है ना। चलिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नए मुख्यमंत्री रूप में आतिशी का नाम घोषित कर दिया है। पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। स्वतंत्रता के बाद भारत में किसी राज्य या केंद्र प्रदेश की 7वीं महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले 2 महिला मुख्यमंत्री और बन चुकी थी। ठीक है। और ये आखिरी में हम देखते हैं कि ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण कोर्स मैंने जो आज संडे को लॉन्च करवा दिए हमने। और इनमें SSC GD का बैच जो कि आपको एग्जाम है वो मात्र 499 में, और ये
आरआरबी, एनटीपीसी दोनों सीबीटी 1+2 के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम सा ही है, तो इसलिए हमने ये बैच भी लाए हैं। ये है 499 का, दोनों बैच उपलब्ध हैं, जिसमें सारे सिलेबस करवाए जा रहे हैं, मैथ्स भी करवाया जा रहा है, रीजनिंग भी, साइंस भी, है ना। आपकी लाइव क्लास चल रही हैं, आपके लिए जो है पूरा मटेरियल उपलब्ध हो रहा है पीपीटी फॉर्म में, और आप चाहें तो और आपके टेस्ट क्विज भी चल रहे हैं। तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपकी किसी प्रकार के डाउट हैं या किसी प्रकार के सुझाव हैं तो आप हमें दें। और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंद रहिए। नमस्कार।